हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के सेकेंड पार्ट के कंसेप्ट अराउंड, जहां पे हम ज्यादा फोकस करेंगे किस पे? स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट, ट्रिपल पॉइंट, लैटेंट हीट, इस तरह के टॉपिक्स पे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। पहला टॉपिक हमारे पास आता है क्या? स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या फिर स्पेसिफिक हीट? इसको समझने से पहले हमें एक सब्सटेंस की या फिर हीट की एक प्रॉपर्टी को समझना पड़ेगा कि हीट जो है दैट इज हीट क्या है। जब मैं टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर में किसी ऑब्जेक्ट को मैं उसकी टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए मुझे कुछ एक अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। वो अमाउंट ऑफ हीट को हम कह रहे हैं क्या? डेल्टा क्यू। जो अमाउंट ऑफ हीट है, राइट, इसे हम कहेंगे क्या? अमाउंट ऑफ हीट। ठीक है। अब मेरे पास सपोज दो ऑब्जेक्ट है, दो सब्सटेंस है, अलग अलग सब्सटेंस है। सपोज करते कि एक आयरन है, एक स्टील है। दोनों की मास, अगर मैं कोई एक पर्टिकुलर मास लूं m, ठीक है, m मास की आयरन है और m मास की स्टील है, दोनों की मास सेम है, तो क्या मुझे अगर दोनों की टेम्परेचर भी T1 सेम है, दोनों के टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करना चाह रहा हूं T2 तक, राइट। सेम टेम्परेचर में दो सेम मास के ऑब्जेक्ट है, राइट, बट इन दोनों के केस में जो हीट रिक्वायर्ड है वो अलग अलग होगी, राइट। भले ही सेम मास हो, भले ही सेम टेम्परेचर पे हो, और मैं उसे डेल्टा टी जो है वो भी सिमिलर टेम्परेचर से इंक्रीज करना चाह रहा हूं दोनों मास के केस में, बट क्योंकि सब्सटेंस अलग अलग है तो जो हीट होगी, रिक्वायर्ड हीट, अमाउंट ऑफ हीट, इन दोनों के केस में वो अलग अलग होगी। ठीक है, वो अलग अलग होगी। तो इसका मतलब क्या है? डेल्टा क्यू जो चेंज इन हीट है वो डिपेंड कर रही किस पे? मास पे डिपेंड कर रही। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा हीट हमें रिक्वायर होगी। ठीक है, ये तो एक प्रॉपर्टी हो गया, हमने समझ लिया कि अमाउंट ऑफ हीट जो है अलग अलग सब्सटेंस के लिए फॉर द सेम मास डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, अब जो डेल्टा क्यू है टेम्परेचर, वो डिपेंड करती है किस पे? मास पे डिपेंड करती है डायरेक्टली, कि जितना ज्यादा मास होगा उसकी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें उतनी ज्यादा हीट इसको रिक्वायर होगी। दैट इज अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ओके, और क्या हो रहा है? ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है डेल्टा टी से। डेल्टा टी क्या होती है? दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना होगा उतनी ज्यादा हमें हीट सप्लाई करनी होगी, राइट। थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, थोड़ा सा हीट दो, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना होगा, ज्यादा हीट दो। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू और प्रोपोर्शनल टू m डेल्टा टी। डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को लाते हैं और लिखते हैं S m डेल्टा टी। ठीक है, अब ये जो S आया हमारे पास दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा टी। इसे ही हम कहते हैं क्या? स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपली स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। ओके, तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया? अगर सपोज करते हैं कि मैं मास को यूनिट मान ले रहा हूं और चेंज इन टेम्परेचर को भी 1 डिग्री सेल्सियस मुझे चेंज करना होगा, तो मुझे क्या होगा? ये जो स्पेसिफिक हीट क्या है वो डेल्टा क्यू के बराबर होगी। तो यहां से मैं स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को या फिर उसके वो क्या चीज है उसको हम समझ सकते हैं क्या? कि अगर एक यूनिट मास के सब्सटेंस को यूनिट
टेम्परेचर, यूनिट डिग्री टेम्परेचर से मुझे इंक्रीज करना हो तो मुझे जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा दैट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होगी, वाटर की अलग होगी, हाइड्रोजन की अलग होगी, हर एक सब्सटेंस की अलग अलग होगी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट of substance is defined as the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass of the substance through a unit degree। ठीक है, समझ में आ रही स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट क्या होगी? सिंपली हम यूनिट निकाल सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट बहुत ही सिंपल है, दैट इज जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर हम जो जनरली यूज करते हैं दैट इज कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होगी? 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, जिसे हम 1.4, हमें क्या पता है, कैलोरी 1 कैलोरी इक्वल्स टू 1.48 जूल, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सॉरी 4.18 जूल होता है, 4.18 जूल होते हैं, तो जूल में भी हम लिख सकते हैं। अब देखो, और हाइड्रोजन की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 3.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। ओके, अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है ना वो स्टेट्स पे भी डिपेंड करती है, राइट? स्टेट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। मतलब अगर मैं वाटर की ही बात करूं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, और यही अगर मैं वाटर का एक लिक्विड स्टेट का एक जो सॉलिड स्टेट है दैट इज आइस, तो आइस की मैं अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बात करूं तो वो हो जाएगी क्या? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। और यही अगर मैं वेपर की बात करूं या फिर स्टीम के केस में बात करूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम तो हो जाएगी 0.47 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन। मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो स्टेट ऑफ मैटर पे भी डिपेंड कर रही है। अगर वो लिक्विड में है तो उसकी अलग होगी, सॉलिड के केस में अलग होगी, गैसियस केस में अलग होगी। सिंपल सी बात है। ओके, क्यों अलग हो रही है? क्यों अलग हो रही है? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस चीज पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है चेंज इन टेम्परेचर पे, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है चेंज इन टेम्परेचर पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही है हीट पे, राइट? तो लिक्विड को हीट करने के लिए हमें टेम्परेचर क्या है? कम चाहिए होता है, राइट? कम चाहिए होता है। ओके, इसीलिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसकी थोड़ी ज्यादा है, राइट? सॉरी, लिक्विड को हीट करने के लिए टेम्परेचर इसकी इंक्रीज करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर जल्दी से इंक्रीज होते हैं एज कंपैरिजन टू सॉलिड, तो इसलिए ये डिपेंडेंट है कैसे? स्पेसिफिक हीट और टेम्परेचर से इनवर्सली डिपेंडेंट है। अच्छा, ये टेम्परेचर जो है ना चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है? इसको सिंपल टेम्परेचर मत समझना, चेंज इन टेम्परेचर है। और ये डेल्टा क्यू है, ये अमाउंट ऑफ हीट है, ठीक है? एक और इंपॉर्टेंट चीज इसमें रहती है दैट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं सी से, जो कि होती है 1/n डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट। ये सॉरी, यहां पे n क्या है? n इज नंबर ऑफ मोल्स, राइट? नंबर ऑफ मोल्स क्या होती है? अगर मैं यहां पे लिखूं, नंबर ऑफ मोल्स इज मास बाय कैपिटल M। कैपिटल M क्या है? मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है? केमिस्ट्री में इसका ज्यादा यूज है, ठीक है? तो मोलर स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट? कुछ अलग नहीं है ये, बस ये इसको नंबर ऑफ मोल्स में लिखा गया है। जहां पे यहाँ पे हम मास लिख रहे थे, इसको नंबर ऑफ मोल्स में हमने लिखा है। ओके, चलो अब आगे बढ़े तो अभी देखेंगे हम चेंज ऑफ स्टेट के बारे में एंड लैटेंट हीट, राइट? चेंज ऑफ स्टेट एंड लैटेंट हीट। अब चेंज ऑफ स्टेट क्या है? देखो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी अगर मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लूं कि एक आइस क्यूब कुछ कंटेनर में हमने क्या किया, आइस क्यूब्स को हमने रखा है। अब ये आइस क्यूब है, मतलब ये सॉलिड फेज में है, राइट? वाटर की कौन सी है ये फेज? दैट इज सॉलिड फेज।
अब इसको हमने क्या करना चालू किया, इसको हमने हीट देना चालू किया। तो सपोज करते हैं ये इसके चेंज ऑफ, यहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, राइट, क्या हो रहा है, टेम्परेचर के चेंज हो रहा है, और ये टाइम है, सपोज क्या है, टाइम है। ओके, अब देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसकी यहां पे हमने ये मानते हैं कि ये सपोज ये आइस के फेज में है, आइस यानी कि सॉलिड फेज में है, ठीक है। तो इसकी टेम्परेचर क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ इंक्रीज होते जा रही, होते जा रही, होते जा रही। फिर एक टाइम आ रहा है ऐसा जो कि है इसकी मेल्टिंग पॉइंट, जहां से ये मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है, राइट, मेल्ट होना स्टार्ट हो रही है। और फिर ये पूरा टाइम ये मेल्ट हो रही है किस में, ये मेल्ट होके हो रही है लिक्विड स्टेट में। तो यहां पे ये जस्ट अपना फेस चेंज कर रही है, सॉलिड से बन रही है क्या, लिक्विड, राइट, यानी कि वाटर, ठीक है। और ये क्या है, टाइम, जितना टाइम लगा दैट इज द फेज चेंज, ठीक है, मेल्ट होके सॉलिड से लिक्विड में आ रही। और इस टाइम पे जो इसकी टेम्परेचर है वो क्या है, सेम है, क्या है, देखो टेम्परेचर सेम है, भले ही हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, भले ही हम हीट दे रहे हैं, उस पे कंटिन्यूअसली हम हीट देते जा रहे हैं, बट इसकी टेम्परेचर जो है वो चेंज है, वो सेम है, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे जो हीट जो ये अब्सॉर्ब कर रही है वो सारी की सारी हीट इसके टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, ताकि, और वो कहां पे लग रही है, वो इसके फेज को चेंज करने में लग रही है। और इस हीट को हम कहते हैं क्या, लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या है, जो हीट रिक्वायर होती है टू एन ऑब्जेक्ट व्हाइल चेंजिंग द स्टेट, मतलब जब स्टेट चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो रही है, लिक्विड से गैस हो रहा है, तो स्टेट चेंज को, फेज चेंज को करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है उसे हम कहते हैं क्या, लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती है, टेम्परेचर को सेम रखती है, राइट। अब देखो फिर क्या हुआ, यहाँ पे लिक्विड फेज में ये आ गई पूरी की पूरी। अब क्या हुआ, फिर इसकी टेम्परेचर बढ़ने लगी, राइट, हमने हीट देते रह रहे, इसकी टेम्परेचर बढ़ते जा रही है, ठीक है, हीट दे रहे, टेम्परेचर इसकी बढ़ रही है। अब क्या हो जाएगा, फिर वैसा स्टेट आएगा जहां से ये बॉयल होना स्टार्ट होगा, राइट। तो इस पॉइंट को, इसे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है, तो यहां पे हम क्या कहेंगे इसको, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, यहां से वो बॉयल होना स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर फेज चेंज चलेगा इसका, फेज चेंज, और फिर इस कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, यहां पे भी फेज चेंज क्या हो रहा है, लैटेंट हीट वाला, राइट। अब कोई ऐसा पॉइंट आ रहा है जहां पे सारी की सारी लिक्विड जो है वो स्टीम या फिर गैस में कन्वर्ट हो गई है, राइट, स्टीम या फिर गैस में कन्वर्ट हो गई है। अच्छा, ये जो लेटेंट हीट है, जो फेज चेंज के टाइम में जो हीट रिक्वायर हो रही है वो क्या है, उसकी यूनिट क्या है, लेटेंट हीट, उसे हम डिनोट करते हैं एल से, इसकी यूनिट है जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, जूल पर केजी और कैलोरी पर ग्राम। ओके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर मैं देखूं, फ्यूजन ऑफ आइस, ये क्या होगी, जूल पर केजी। ओके, और अगर मैं बात करूं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर या लिक्विड, वाटर के केस में ही बात कर रहा हूं, तो ये क्या होगी 22.5 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल पर केजी, ठीक है। थोड़ा सा और हम बात करते हैं चेंज ऑफ स्टेट पे। तो ये जो चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, जब ये फेज चेंज फेनोमेना चल रहा है, अच्छा ये 22.6 होगा, ठीक है, 22.6 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल पर केजी, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ओके, तो चेंज ऑफ स्टेट की अगर मैं बात करूं कि इस स्टेट में, इस फेज में, जब ये सॉलिड से लिक्विड ये फेज चेंज हो रहा है, तो इस टाइम पे क्या हो रही है, ये ना बोथ जो भी सब्सटेंस है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में रह रहा है, ठीक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में रह रहा है। अब देखो, अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो क्या
प्रेशर से कुछ रिलेटेड है इसका बॉइलिंग पॉइंट? यस। अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो प्रेशर के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करते जाऊं तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होते जाएगी। ठीक है, वैसे ही वाइस वर्सा, अगर प्रेशर को डिक्रीज करूं तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएगी। इसलिए इसी फेनोमेना के यूज करते हैं हम कहां पे? हम यूज करते हैं इसे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर क्या है, आप उसमें प्रेशर ज्यादा बना दे तो इसलिए खाना वहां पे जल्दी पक जाता है। ठीक है, क्योंकि खाने की जो भी खाना है उसमें आप पानी डाल रहे हो तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट जल्दी रीच हो रही है और खाना भी जल्दी पक रहा है। ठीक है, ये हम लाइक डेली लाइफ ये हम देखते आ रहे। और साथ ही साथ एक और फेनोमेना है जिसे जो हम आइस स्केटिंग में यूज करते हैं, राइट। जैसे कि अगर मैं एक बर्फ का टुकड़ा रखूं, इसे किसी एक इंसुलेटर पे रख रहा हूं जहां पे कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है इस बर्फ और इसके बीच, और यहाँ पे एक मेटल वायर से दोनों तरफ अगर मैं वेट्स लगा दूं तो क्या होगी? कॉमन सेंस क्या कहता है कि ये जो वायर है प्रेशर के वजह से क्या होगी? ये मेल्ट होगी। प्रेशर के वजह से क्या होगी? मेल्ट होगी, राइट। मेल्ट होते होते ये इसके बीच से क्रॉस कर जाएगी, बट जैसे जैसे ये वायर नीचे क्रॉस करते जाएगी ऊपर का जो एरिया है वो फिर से फ्रीज होता जाएगा, राइट। ऊपर का जो पोर्शन है, ये वायर, कुछ ऐसा भी सीन आ सकता है कि वायर इसके बीच में हो लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ फ्रीज है, राइट। इस मेथड को, जहां पे ऊपर का जो एरिया है वो फिर से फ्रीज हो जा रहा है आफ्टर मेल्टिंग, इसे हम कहते हैं रीगेलेशन, राइट। ये इस फेनोमेना का यूज करते हैं हम आइस स्केटिंग में। आइस स्केटिंग में आप देखते हो जो स्केट्स होते हैं उसके कुछ ऐसे ब्लेड्स लगे होते हैं, राइट। ये जूते जो होते हैं आइस स्केटर्स के, राइट, यहाँ पे ये ब्लेड्स लगे होते हैं। तो इस ब्लेड्स के केस में क्या होती है? ब्लेड से जो आइस पे हम स्केट कर रहे हैं तो उसमें एक प्रेशर की वजह से वो मेल्ट हो रही है थोड़ी सी, लेकिन जैसे ही वो प्रेशर वहां से हट रहा है वो फिर से फ्रीज हो जा रही है। मतलब मेल्टिंग जो है प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर डालेंगे तो वो मेल्ट होगी ज्यादा। ओके, तो ये भी समझ में आया। अब बात करते हैं प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम की। ठीक है, देखो प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम मतलब कोई भी एक सब्सटेंस की, अगर मैं तीनों स्टेट की मैं बात करूं, लाइक सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों के केस में अगर मुझे अच्छे से समझना है तो मुझे इनके प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम तीनों के बारे में, या फिर तीनों एक दूसरे के साथ कैसे वैरी कर रही है, इसको हमें समझना जरूरी है। बट अगर मैं तीनों का डायग्राम बनाऊं तो एक 2D केस में हमें ये दिखाना मुश्किल है कि किस तरह से 2D सरफेस पे, ऑब्वियसली एक 3D सरफेस होगा, हम दिखा सकते हैं, पर 2D सरफेस में जस्ट बाय ड्राइंग लाइंस हम तीनों का वेरिएशन नहीं दिखा सकते, इसलिए हम वॉल्यूम को जनरली नेग्लेक्ट करते हैं और ये दिखाते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है फॉर सब्सटेंस जब स्टेट चेंज हो रहा हो। ठीक है, तो उसमें अगर लिक्विड की, यहाँ पे हमने लिक्विड की बात की है, तो यहाँ पे क्या होती है, ये देखो प्रेशर और टेम्परेचर के साथ साथ कैसे वेरिएशन हो रहा है। तो देखो कुछ इस तरह से वेरिएशन हो रही है सॉलिड की, कुछ इस तरह से वेरिएशन हो रही है लिक्विड के केस में। ये स्टेट चेंज का बता रहा है। फेज चेंज मतलब, फेज डायग्राम मतलब क्या हो रहा है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में, मतलब ये लाइन जो है इसे हम कहते हैं क्या? मेल्टिंग लाइन। मेल्टिंग लाइन, राइट। मतलब इस लाइन के दौरान, मेल्टिंग लाइन मतलब ये पर्टिकुलर एक टेम्परेचर या फिर पर्टिकुलर एक प्रेशर है जहां पे सॉलिड और लिक्विड दोनों ही कोएग्जिस्ट कर सकती है एक साथ, मतलब दोनों फेज एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड और लिक्विड दोनों। इसे हम कहते हैं क्या? मेल्टिंग लाइन और फ्रीजिंग लाइन। सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग, इसलिए हमने इसका मेल्टिंग नाम दिया है, राइट। और लिक्विड से सॉलिड मतलब फ्रीजिंग। ओके, वैसे ही किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे क्या आती है हमारी? ये आती है हमारी वेपराइजेशन लाइन। वेपराइजेशन लाइन मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पे जो ऑब्जेक्ट, जो सब्सटेंस है वो लिक्विड और गैस दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। फिर आती है हमारी क्या? सब्लिमेशन लाइन, राइट। सब्लिमेशन लाइन मतलब कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर पे जो सब्सटेंस है वो क्या है?
सॉलिड और गैस दोनों ही केस में, दोनों ही स्टेट में कोएग्जिस्ट कर सकता है किसी एक टेम्परेचर या प्रेशर रेंज में। ओके, अब देखो जहां पे एक पॉइंट ऐसी आती है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये देखो ये इतना बड़ा एक रेंज है, ये जो है ना ये रेंज है, बट ये जो पॉइंट है जहां पे तीनों लाइन मीट कर रही है उसे हम कहते हैं क्या, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या फिर प्रेशर पे जहां पे एक सब्सटेंस तीनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट वो जो स्टेट है वो बहुत ही कम टाइम के लिए, बहुत ही कम समय के लिए, जस्ट एक पॉइंट है। जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, वो स्टेट गायब हो गया। ठीक है इस तरह से समझेंगे हम इसको। बट अगर मैं बात करूं वाटर के केस में क्या हो रहा है, वाटर का जो तीन स्टेट है क्या है, आइस है, वाटर है और एक स्टीम या फिर वाटर वेपर। ठीक है, उस केस में थोड़ा सा ग्राफ डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि वाटर के एनोमलस बिहेवियर के कारण जो 0 से 4 डिग्री वो एक्सपैंड करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए इसका ग्राफ हम अलग से पढ़ते हैं। तो प्रेशर को हमने किस में लिया है, के पास्कल में, राइट। तो यहां पे अगर देखो तो वाटर की जो ट्रिपल पॉइंट रीच करती है वो अराउंड 0.6 पे रीच कर रही है, राइट, 0.6 kPa में रीच कर रही है। और इसमें इसकी टेम्परेचर क्या है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें इसकी ट्रिपल पॉइंट आ रही है। ओके, और फिर जाके देखो ये एक प्रेशर टेम्परेचर रेंज है, राइट, कहां से 0.6 से 22089, और टेम्परेचर क्या होनी चाहिए, 0 से या फिर उससे कम हो रही है टेम्परेचर, तब जो वाटर है वो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, नाउ वाटर लिक्विड, ये जो पॉइंट है जिसे हम कह रहे थे क्या, वेपराइजेशन लाइन, और ये क्या हो रही है, लिक्विड और मतलब वाटर एंड वाटर वेपर दोनों ही इस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, एंड दिस इज द सब्लिमेशन लाइन, जहां पे आइस यानी कि सॉलिड एंड वाटर वेपर यानी कि गैस दोनों ही कोएग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ये समझ में आई बात। अच्छा, ये क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। कौन से टेम्परेचर में आ रही है क्रिटिकल पॉइंट, 374 डिग्री सेल्सियस में आ रही है क्या, क्रिटिकल पॉइंट। तो ये था एक स्मॉल फेज डायग्राम ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके, कैलोरीमेट्री अगला टॉपिक हमारे पास है। कैलोरीमेट्री क्या होती है, कैलोरीमेट्री एक मेथड है जिसमें हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिसे कहते हैं कैलोरीमीटर, और इसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि किसी एक सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ये कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल ये है कि हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन। मतलब कोई एक सब्सटेंस अगर हीट लॉस करेगी तो उसी एनवायरनमेंट में दूसरी कोई सब्सटेंस है जो उतनी ही हीट को गेन करेगी। ठीक है, तो उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये इक्वेशन। ये क्या है, यहाँ कैलोरीमीटर क्या होती है, एक डिवाइस होती है, कुछ इस तरह से दिखती है। बहुत ज्यादा इसके डिटेल में हमें जाना नहीं है क्योंकि ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिर भी मैं समझा रहा हूं। देखो वैसे तो है फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का ही टॉपिक, बट केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कैलोरीमीटर क्या है, यहाँ पे क्या रहती है, एक थर्मोमीटर इंसर्टेड रहता है और एक पानी रहता है, एक सेक्शन रहता है जिसमें पानी स्टोर किया रहता है जस्ट इसके बाहर, और अंदर में हम डालते हैं क्या, जो सब्सटेंस है जिसकी हमें स्पेसिफिक हीट चाहिए उसको। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, स्टरर एक रहते हैं जिससे हम वो स्टरर से मिक्स करते हैं, रिएक्शन को मिक्स करते हैं। ओके, और फिर हम लेते हैं क्या, W यहाँ पे क्या देखो इस फॉर्मूला में लिखा है m1 प्लस W T माइनस T1 बाई m2 इंटू T2 माइनस T। तो जहां पे m1 क्या है, मास ऑफ वाटर, m2 है मास ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ वाटर, T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। और यहां पे W क्या है, W है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कैलोरीमीटर, एंड स्टरर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टरर।
मतलब ये एक वेट है, ठीक है, क्या है, वेट है, स्टरर और कैलोरीमीटर को मिला के, ओके। और टी क्या है, एक कॉमन टेम्परेचर है। कौन सी कॉमन टेम्परेचर, जो ये थर्मोमीटर से आ रही है, ओके। कॉमन टेम्परेचर ऑफ, एक्चुअली देखा जाए तो कॉमन टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर हम कहते हैं इसे, ओके। और एस क्या है, एस ही तो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है। तो हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, ये क्या है, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या होती है, देखो, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस बाय यूनिट डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ पर्टिकुलर गैस, जिसे हम लिखते हैं डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, ठीक है। सी एस कुछ भी लिख सकते हो, स्पेसिफिक हीट को जनरली सी लिखते हैं, कभी कभी एस लिखते हैं, ओके। देखो सी मतलब यहां पे क्या हो रही है, स्पेसिफिक हीट दी गई है, वो कैसे वैरी करे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है। अब एक गैस को हम और किस तरह से हीट कर सकते हैं, अगर मैं गैस को एक कंटेनर में रखूं और इस पे एक पिस्टन लगा दूं, राइट, तो बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, हम इसको बाय चेंजिंग द प्रेशर, बाय चेंजिंग द वॉल्यूम, इसे हम हीट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहूं, देखो स्पेसिफिक हीट से एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है कि गैस में जब हीट होती है, जब इसमें सपोज करते हैं डेल्टा क्यू, किसी सब्सटेंस में हम हीट कर रहे हैं किसी सब्सटेंस को, तो वो हम क्या जानते हैं कि डेल्टा क्यू है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम T to T1, ठीक है, मतलब या फिर चेंज इन टेम्परेचर को करने के लिए जो हीट रिक्वायर हो रही। अब ये चेंज इन टेम्परेचर क्या सिर्फ टेम्परेचर को ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये क्या सिर्फ टेम्परेचर को बढ़ा रही, नहीं। गैस के केस में हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट है, ये क्या है, सिर्फ टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वजह से जो गैस में टेम्परेचर की चेंज आने वाली है उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर रही है। मतलब इट ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट ये काम कर रही है। तो इसका हीट का दो पार्ट हो जा रहा है, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेस्ट्रिक्ट करने में और एक है इसके टेम्परेचर को बढ़ाने में या फिर टेम्परेचर चेंज करने में, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाता है। सॉलिड लिक्विड गैस हर एक सब्सटेंस, हर एक मैटर में ही ऐसा होता है, बट सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो बहुत कम है, तो इसीलिए ये जो डेल्टा क्यू है ये बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाता है फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रेस्ट्रिक्ट करने में, ठीक है। इसलिए वहां पे हम कंसिडर नहीं करते, बट गैस में हम ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एक गैस को हम और किस तरह से हीट कर सकते हैं, अगर बिना डायरेक्टली हीट सप्लाई के, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं पिस्टन में डाल दूं ऐसे गैस को और फिर अचानक से कंप्रेस करूं, सडनली कंप्रेस करूं, तो सडनली कंप्रेस में जो हीट रिक्वायर्ड वो डेल्टा क्यू है वो 0 हो जाएगा। तो उस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सेम सब्सटेंस 0 हो गई, राइट। इस तरह से हो सकती है। फिर अगर मैं कंसीडर करूं कि जो चेंज इन टेम्परेचर के वजह से, ये हो गया केस 1, केस 2 में क्या मैं कंसीडर कर सकता हूं कि अगर चेंज इन टेम्परेचर के वजह से हीट रिक्वायर्ड या फिर अमाउंट ऑफ हीट के वजह से अगर टेम्परेचर में जितनी चेंज आ रही है वो बिल्कुल इक्वल हो जो एक्सपेंशन में उसकी जो ड्रॉप इन टेम्परेचर हो रही है, एक बॉडी एक्सपैंड हो रही है तो उसकी टेम्परेचर जब घट रही है, उसकी टेम्परेचर की चेंज और इसकी टेम्परेचर की चेंज दोनों ही इक्वल है। मतलब एक्सपेंशन की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है और हीट की वजह से जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है ये दोनों इक्वल है, तो राइज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज डेल्टा टी। मतलब रिजल्टेंट टेम्परेचर जो है वो डेल्टा टी दैट इज 0 हो जाएगी। तो इस केस में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो इनफाइनाइट आ गया, राइट। तो इस तरह से देखा जाए तो हीट कैपेसिटी जो है वो अलग अलग कंडीशंस के साथ वैरी कर रही है, राइट। 0 से इंफिनिटी या इवन नेगेटिव, ऐसे में भी इस हीट कैपेसिटी ऑफ द सेम सब्सटेंस आ रही। तो ये थोड़ा हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए गैस के केसेस में हम हीट कैपेसिटी को या फिर स्पेसिफिक हीट को दो पर्टिकुलर केस में हम यूज करते हैं। मतलब क्या, दो पर्टिकुलर फेज में या फिर दो पर्टिकुलर कांस्टेंट हम रख के यूज करते हैं। एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, एक है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट
वॉल्यूम। तो इसमें हमने क्या देखा कि मोलर स्पेसिफिक हीट या फिर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो ये क्या है, कैपिटल सीपी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेम है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस बाय 1 यूनिट डिग्री, राइट, by 1 unit degree when the pressure is kept constant, उसे हम कहते हैं क्या, मोलर हीट कैपेसिटी। तो कैपिटल Cp इक्वल्स टू m मॉलिक्यूलर मास इनटू Cp, स्मॉल cp, राइट, दैट इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये है मोलर स्पेसिफिक हीट। और Cv जब हम वॉल्यूम लिखते हैं, ये स्मॉल c है, ठीक है, स्मॉल c है m स्मॉल cv, ठीक है। ये क्या है, मोलर ये स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और ये है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमने प्रेशर को रखा कांस्टेंट और इस केस में क्या हुआ, इस केस में हमने रखा वॉल्यूम को कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो Cp बाय Cv अगर मैं करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है, जो कि है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और ये क्या होती है, किसके बराबर, गामा के बराबर। ठीक है, जनरली क्या देखा गया है, Cp इज ग्रेटर देन Cv, ठीक है, एंड Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। ये एक आती है रिलेशन जो आप पढ़ोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने खत्म किया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के कंसेप्ट। आगे हम इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि लाइव करेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के वीडियोस के लिए लर्नो हब के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।